हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटर पॉइंट। इक्वेटर पॉइंट क्या होता है और डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, ये हम देखते हैं। बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझिए इक्वेटर पॉइंट क्या है। तो कंसीडर करते हैं कि बच्चों एक डाइपोल रखा है हमने ए और बी पॉइंट पे, माइनस क्यू और प्लस क्यू। आप देख रहे हैं डायग्राम में। अब यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं कि माइनस क्यू और प्लस क्यू हमने एक्स एक्सिस के अलोंग रखा है, लाइक दैट। देखिए बच्चों, तो अगर आप ध्यान दें तो मिड पॉइंट ओ जो आपको नज़र आ रहा है, ये मिड पॉइंट ओ जो आपको नज़र आ रहा है डाइपोल का, यहाँ से हमको परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। ध्यान रखिएगा, ये मिड पॉइंट ओ से ही पास होनी चाहिए परपेंडिकुलर लाइन। किसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए? यहाँ पर अगर डाइपोल माइनस एक्स, माइनस क्यू और प्लस क्यू एक्स एक्सिस के अलोंग रखा है तो परपेंडिकुलर लाइन आप समझ गए होंगे वाई एक्सिस के अलोंग हो सकती है या फिर जेड एक्सिस के अलोंग होनी चाहिए, लेकिन शर्त यह है कि ओ पॉइंट से ही पास होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। तो बच्चों, तो हम कह सकते हैं कि वाई एक्सिस और जेड एक्सिस इक्वेटर की तरह काम करेगी यहाँ पर। तो आपको यही समझना है बच्चों कि इक्वेटर क्या होता है। वेरी क्लियर। अगर हम ध्यान दें डायग्राम में तो इसका मतलब ये है कि एक ट्राइंगल, अगर हमने माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज को पॉइंट ए और बी पे रखा है और दोनों के बीच का डिस्टेंस हम 2a जानते हैं बच्चों। तो आप देख रहे हैं मिड पॉइंट ओ से ये डिस्टेंस ए हो जाएगी और ये डिस्टेंस भी ए हो जाएगी, इक्वल, राइट। और अब अगर आप ध्यान दें तो ओ पी हम जानते हैं हमेशा आर होती है। ओ पी की वैल्यू बच्चों हमेशा आर है। ओ क्या है? मिड पॉइंट से पॉइंट पी तक हमको डिस्टेंस है, गिवन है आर। यहाँ पर पॉइंट पी हमने इक्वेटर पे रखा है क्योंकि हमारा टॉपिक ये है इक्वेटर पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इसलिए। तो बच्चों ये ध्यान रखना। अब इसके लिए हमने क्या किया बच्चों, अगर ए पी की वैल्यू हम निकालें जो हाइपोटेनस है ट्राइंगल ए पी ओ का, तो हम देखेंगे यहाँ इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, ध्यान से देखिएगा। देखिए बच्चों, बेस यहाँ पर ए दिया हुआ है और हमारे पास परपेंडिकुलर दिया हुआ है आर। तो आप जानते हैं बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है। तो इस तरह से हाइपोटेनस क्या हो जाएगा इसका, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट। वेरी क्लियर। तो ये ध्यान रखना है बच्चों आपको। अब इस ट्राइंगल से हम कॉस थीटा की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, ट्राइंगल ए ओ पी से। ये जो ट्राइंगल हमारे पास गिवन है इससे हम कॉस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए कैसे। कॉस थीटा हम जानते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। अब बेस तो हम ऑलरेडी जानते हैं बच्चों ए है, राइट। और हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर हाफ। तो ये हमने वैल्यू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर हाफ यहाँ पर हाइपोटेनस की जगह पुट कर दिया है। तो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर हाफ। तो बच्चों आई होप यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा इक्वेटर क्या होता है और कॉस थीटा कैसे निकाला जाता है। इसके बाद आगे देखते हैं हम। तो बच्चों यहाँ पर हमको सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है कॉम्पोनेंट्स निकालना और डायरेक्शन निकालना, क्योंकि हमारा टारगेट है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। तो हम समझेंगे बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं माइनस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। तो बच्चों हमने माना कि माइनस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ईवन है। क्या माना है? ईवन माना है। अब आप सभी जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा माइनस क्यू की तरफ होता है, इसलिए ईवन का डायरेक्शन हमने देखिए डायग्राम में आपको कहाँ लिया है, माइनस क्यू की तरफ लिया है। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना है पॉइंट पी के लिए। इसी तरह से अगर प्लस क्यू के लिए हम E2 इलेक्ट्रिक फील्ड मान लें, E2 वेक्टर, तो आप जानते हैं प्लस चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इससे अवे होता है, दूर होता है। इसका रीज़न आपको पता है क्यों होता है ऐसा। तो बच्चों इस तरह से E1 और E2 हमारे पास ऑब्टेन हो जाते हैं। इस तरह से ये हमारे पास आ जाता है E2 और ये आ जाता है हमारे पास E1। बच्चों ये ध्यान रखना। तो अब समझने की बात यह है कि E2 और E1 ऑब्टेन करने के बाद हम आगे क्या कर सकते हैं। तो बच्चों ध्यान से समझिएगा, हमको कंपोनेंट ड्रॉ करना है E1 और E2 का। देखिए बच्चों, कंपोनेंट क्यों ड्रॉ करना है अपन को, लास्ट वाली डेरिवेशन एक्सिस वाली में E1 और E2 का डायरेक्शन अपोजिट था तो हमने कैंसिल आउट कर दिया था। बट यहाँ पर हमको देखना पड़ेगा ना तो E1 और E2 का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में, ना अपोजिट डायरेक्शन में, ये दोनों एक एंगल पे हैं। तो हम इन दोनों वेक्टर्स के लिए रिजल्टेंट वेक्टर निकालेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा फाइनल वाला। तो बच्चों कैसे निकालते हैं ये समझ लीजिए। तो आप सभी जानते हैं कि हमारे पास ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल मिल गया है हमको। और आइसोसेलेस ट्रायंगल क्यों मिल गया है? क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ पर
ए और ए सेम है, ठीक है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये दोनों साइड सेम है। तो ये दोनों ट्राइंगल आप देख रहे हैं सेम होंगे, इक्वल होंगे। और इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये जो ट्राइंगल होगा आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। बच्चों अब समझने की बात यह है हमारे पास कि इस डायग्राम में अगर हम ध्यान दें तो E1 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं और E2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, बट कंपोनेंट निकालना बहुत ज़रूरी है। तो कंपोनेंट निकालने के लिए बच्चों हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले E1 का हम कंपोनेंट निकाल रहे हैं, कैसे निकालते हैं समझिए। अगर आप देख रहे हैं E1 इस डायरेक्शन में है और ये बेस है, ये एंगल थीटा है। अब ये थीटा कैसे हुआ, आपको पता है ये एंगल थीटा होना चाहिए, तो ये अल्टरनेट एंगल होगा तो ये भी एंगल थीटा होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ये एंगल थीटा हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं बच्चों ये E1 है और इस तरह से ये हमारे पास बेस होगा, तो ये क्या हो जाएगा E1 cos थीटा। ये समझने की बात है E1 cos थीटा कैसे हुआ, ठीक है बच्चों। और अगर हम ध्यान दें तो E1 का वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा। अब आप वर्टिकल कंपोनेंट ये होगा, राइट और रॉन्ग। अब वर्टिकल आप सभी जानते हैं क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो ये हमारे पास क्या जाएगा E1 साइन थीटा। बच्चों ये समझने की बात है E1 साइन थीटा कैसे आया, क्योंकि परपेंडिकुलर है। E1 cos थीटा कैसे आया, क्योंकि बेस है। आप जानते हैं cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, इसलिए बेस हमेशा cos थीटा को रिप्रेजेंट करेगा और परपेंडिकुलर हमेशा साइन थीटा को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये बहुत सिंपल सी बात है, आपको ध्यान रखनी है बच्चों, ठीक है। तो इसी तरह से हम आगे और भी देख सकते हैं कि हमने E2 के कंपोनेंट कैसे निकाले। बच्चों इसमें कंपोनेंट निकालना ही सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपको कंपोनेंट निकालना आना जरूरी है। तो बच्चों अब देखिए E2 के कंपोनेंट अपन ने कैसे निकाले हैं यहाँ पर। अब आप डायग्राम में देखिए E2 कहाँ है, प्लस क्यू से अवे है, ये रहा E2 आपके सामने। तो बच्चों इसके कंपोनेंट कैसे निकालते हैं हम देखते हैं। तो अगर मान लीजिए ये E2 है और आपको पता है क्योंकि ये एंगल थीटा है तो डेफिनेटली ये एंगल भी थीटा होना चाहिए बच्चों। तो इसका मतलब ये एंगल हमने थीटा ले लिया और ये हमने ले लिया बच्चों E2, राइट। अब देखिए E2 के कंपोनेंट कैसे आएंगे, तो ये बेस होगा इस हिसाब से, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी E2 cos थीटा, ठीक है बच्चों। और अब परपेंडिकुलर क्या होगा, ये होगा, राइट। तो ये क्या हो जाएगा E2 sin थीटा। बच्चा आई होप आपको समझ में आ गया होगा E2 sin थीटा कैसे हुआ ये, ठीक है। क्योंकि ये परपेंडिकुलर हो, परपेंडिकुलर क्या होता है साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर, साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज और cos थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसलिए। तो इस तरह से हम कंपोनेंट ड्रॉ कर सकते हैं। बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही आसान टॉपिक है, थोड़ा सा कंपोनेंट आपको ड्रॉ करना आना चाहिए तो आपको बहुत आसानी से ये टॉपिक समझ में आएगा बच्चों। अब इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर कि हमको E1 और E2 का मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है। E1 E2 का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बहुत सिंपल सी बात है, डायग्राम में देखते हैं। देखिए बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एंड प्लस क्यू चार्ज मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा। इक्वल क्यों होगा मैग्नीट्यूड में, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने की कि इक्वल क्यों होगा। बच्चों अगर आप डायग्राम में ध्यान से देखें तो यहाँ पर दोनों के लिए डिस्टेंस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट है, AP की डिस्टेंस और BP की डिस्टेंस, और चार्ज का मैग्नीट्यूड भी दोनों के लिए सेम है, माइनस क्यू और प्लस क्यू। तो चार्ज का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड सेम होने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी बच्चों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। इसलिए E1 और E2 मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे। तो हम जानते हैं फॉर्मूला KQ अपॉन आर स्क्वायर से, डिस्टेंस के स्क्वायर से हमारे पास आ गया KQ अपॉन AP का स्क्वायर या BP का स्क्वायर, कुछ भी पुट करो वैल्यू R प्लस A स्क्वायर का अंडर रूट का होल स्क्वायर। तो आप सभी जानते हैं बच्चों अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास इक्वेशन 2 आ जाएगी KQ अपॉन आर स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ठीक है। अब बच्चों जैसा कि हमने अभी पीछे कंपोनेंट निकाले तो उसको हम समझ लेते हैं एक बार। बाय ड्राइंग कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट E1 cos थीटा एंड E2 cos थीटा एक्टिंग अलोंग सेम डायरेक्शन। अब देखिए अपने डायग्राम में अभी भी देखा बच्चों कि यहाँ पर E1 cos थीटा और E2 cos थीटा सेम डायरेक्शन में। तो आप जानते हैं अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में तो वो ऐड हो जाते हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर E1 cos थीटा और E2 cos थीटा ऐड हो जाएंगे। लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट अगर हम ध्यान दें तो E1 sin थीटा और E2 sin थीटा होंगे बच्चों। और डायग्राम में ये साफ दिख रहा है हमारे को कि E1 sin थीटा और E2 sin थीटा अपोजिट डायरेक्शन में। देखिए बच्चों आराम से आप E1 sin थीटा और E2 sin थीटा डायरेक्शन में अपोजिट है। और आप जानते हैं दो वेक्टर अगर इक्वल हो मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में अपोजिट हो तो वो आप एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। मैग्नीट्यूड में इक्वल क्यों है, क्योंकि E1 और E2 का वेक्टर, E1 और E2 की वैल्यू ऑलरेडी सेम है इसलिए। तो बच्चों हम देखते हैं तो फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या आएगा। अब आप बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी। तो बच्चों हम
जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाला है, डेफिनेटली वो क्या निकाला है, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ये ऐसा क्यों किया अपन ने, जैसे कि हमने कहा वेक्टर सेम डायरेक्शन में तो ऐड हो गए हैं, तो cos थीटा वाले ऐड हो गए हैं कंपोनेंट्स हॉरिजॉन्टल, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट्स कहाँ गए, क्योंकि कैंसिल आउट हो गए, इसलिए हम उसको नहीं लिखेंगे। तो बच्चों ये ध्यान रखना है। इस तरह से E1 cos थीटा और E2 cos थीटा जब ऐड करेंगे अपन, तो क्या आ जाएगा 2 E1 cos थीटा, क्योंकि E1 E2 इक्वल है, इसलिए E1 E2 इक्वल होने के कारण हम क्या लिख सकते हैं, 2 E1 cos थीटा। ये देखिए आप, ठीक है। इसके बाद ध्यान से देखिएगा, इसको इक्वेशन 3 हमने नाम दे दिया है। अब अपन को 1 और 2 से वैल्यू 3 में पुट करनी है। 1 क्या है, जरा देख लेते हैं 1 कौन सी इक्वेशन है। ये आपके सामने cos थीटा की वैल्यू है, ये 1 है, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर ये इक्वेशन 2 है, E1 की वैल्यू या E2 की वैल्यू, ठीक है बच्चों। हमको वैल्यूज पुट करनी है 3 में। तो देखेंगे सबसे पहले हमने यहाँ पर E1 की वैल्यू पुट करी, जो कि आपके सामने है KQ_R² प्लस A² इक्वेशन 2 से। और इसके बाद cos थीटा की वैल्यू हमने पुट करी, ये कहाँ से हमने पुट करी बच्चों, इक्वेशन 1 से, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1। तो बच्चों आप देख रहे हैं 2 कहाँ से आ गया, ये 2 जो इक्वेशन 2 में लिखा हुआ है, ये वाला 2, ये वाला 2 हमने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है बच्चों। इसके बाद आगे देखते हैं क्या होगा। अब देखिए बच्चों, जो 2 था, इसको 2 के साथ, ये A के साथ अगर हम रख दें, तो ये Q×2A बन जाएगा। आप जानते हैं Q×2A इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, इसलिए ये P के इक्वल हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ये ध्यान रखने की बात है। इसके बाद डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या चल रहा है, आप देख रहे हैं R² प्लस A², R² प्लस A² की पावर हाफ। अब आप सभी जानते हैं बच्चों कि यहाँ पर अगर A की पावर 1 है और A की पावर हाफ है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है। 1 और हाफ कितना आता है, आप सभी जानते हैं बच्चों, 3/2 होता है। इस तरह से हमने क्या लिख दिया, R² प्लस A² की पावर 3/2। ये ध्यान रखना है। अगर आप देखें तो बच्चों, हम सभी जानते हैं A की वैल्यू बहुत कम होती है R से। स्पेशल केस की अगर हम बात करें, अगर A की वैल्यू R से बहुत कम है या R बहुत ज़्यादा है A से, तो हम देख सकते हैं R² प्लस A² की पावर 3/2 को हम क्या लिख सकते हैं, ये समझना। तो बच्चों देखो, यहाँ पर हमने जैसे बताया था 1 करोड़ में अगर 0.1 के स्क्वायर को ऐड कर दें, तो 1 करोड़ में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, सब्सट्रैक्ट कर देते भी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए हम R² प्लस A² की पावर 3/2 को क्या लिख सकते हैं, ज़रा देखिए ध्यान से। A² को हमने यहाँ नेगलेक्ट कर दिया है, जैसा कि हमने कहा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए तो R² की पावर क्या बच जाएगी अपने पास, 3/2। ऊपर KP चल रहा है अपने पास, ठीक है बच्चों। अब आप सभी जानते हैं ये 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट होगा, तो R की पावर 3 बचेगी, ठीक है बच्चों। इसके बाद आप आगे देखें तो हमारे पास फाइनली इक्वेटर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया KP/R3। एक और चीज़ ध्यान रखनी है, एक्सिस वाला इलेक्ट्रिक फील्ड हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं बच्चों, 2KP/R3 लास्ट डेरिवेशन में। तो अगर हमको रेशो निकालना हो, ई एक्सिस एंड ई इक्वेटर का रेशो क्या होगा, तो ई एक्सिस को हमको क्या करना पड़ेगा बच्चों, ई इक्वेटर से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। देखिए किस तरह से डिवाइड किया है, 2KP/R3, ठीक है। डिवाइड करेंगे तो ऊपर चला जाएगा ये, तो R3/KP। इस तरह से R3 से R3 कैंसिल आउट हो जाएगा, KP से KP, और आप देखेंगे 2:1 बच जाएगा। तो आप कह सकते हैं एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड डबल होता है एज कम्पेयर टू इक्वेटर। थैंक यू सो